विक्रांत उसे कसकर पकड़ता है और उसके हाथ को चेहरे से हटाता है। अब जाकर विक्रांत ने उसके गाल और कान के बीच का कट का निशान देखा। हॉस्पिटल चलो कहकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। नहीं जाना मुझे, बढ़िया है, काश कि मैं मर जा। बाकी के बोल उसके मुंह में ही रह गए। अब तक विक्रांत उसे अपने कंधे पर उठा लिया था। पंछी उसके पीठ पर मुक्के से मार रही थी, पर विक्रांत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। विक्रांत ने पंछी को अपनी गाड़ी में बैठाया। पंछी अब विरोध करना बंद कर चुकी थी। वो चुपचाप गाड़ी के सीट से लगे बाहर की तरफ देखने लगी। विक्रांत ड्राइवर वाली सीट पर बैठ जाता है। विक्रांत पंछी को लेके डॉक्टर के पास जाता है। विक्रांत के वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर पंछी को ट्रीट करने के लिए आगे आते हैं। पंछी के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था और चुपचाप एक मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। कॉटन से सारे ब्लड को साफ करने के बाद डॉक्टर कट को देखता है, जो कि ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन चेहरे पर था। इसलिए विक्रांत ने डॉक्टर को कहा, इस तरह से ट्रीट करना कि एक निशान भी नहीं बचना चाहिए। पंछी ने अपनी पलकों को ऊपर किया, विक्रांत की तरफ देखा, जो मानो ऐसे चिंता दिखा रहा था कि कितना ख्याल करता हो। सर, इंजरी है, थोड़े वक्त के लिए निशान रहता है, डॉक्टर ने कहा। विक्रांत आगे बढ़कर डॉक्टर की कॉलर को पकड़कर सीधा खड़ा करते हुए कहता है, ट्रीटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि एक छोटा सा निशान भी उसके चेहरे पर नज़र नहीं आनी चाहिए। तुमसे नहीं होगा तो किसी और से कह दो, डॉक्टर अपने थूक गटकते हुए कहता है। होगा, मुझसे होगा सर, मैं करूँगा। विक्रांत उसके कॉलर को छोड़ देता है। डॉक्टर पंछी को ट्रीट करता है और उसके चेहरे पर बैंडेज लगाकर उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहता है। एक नर्स दवाई और पानी लेकर अंदर आती है। पंछी ने अभी दवाई मुंह में डालकर पानी पिया ही था कि दरवाजे से आवाज़ आई, पंछी तुम ठीक हो? पंछी की नज़र सामने गई। सामने अमर खड़ा था। अमर को देखते ही पंछी, जो अब तक बिस्तर से टेक लगाकर बैठी हुई थी, सीधे बैठ जाती है। अमर आगे बढ़ता है। अब तक अमर ने विक्रांत को नहीं देखा था, क्योंकि विक्रांत उस कमरे के जिस सोफे पर बैठा था वो सोफा थोड़ा साइड में था। तू ठीक है ना, कहकर अमर पंछी के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। विक्रांत, जो कि बैठा हुआ था, अब तक पंछी को देख रहा था, लेकिन अब उसकी नज़र अमर के उस हाथ पर गई जिससे उसने पंछी के हाथों पर अपना हाथ रखा था। पंछी ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चोट है, ठीक हो जाएगा। लगा कैसे तुझे? अमर चिंता जताते हुए बोला। तुम्हें बहुत परवाह हो रही है उसकी। पंछी कुछ कहती उससे पहले ही विक्रांत सोफे से उठते हुए बोला। अमर की नज़र विक्रांत पर गई और झट से उठकर खड़ा हो गया। नहीं सर, बस, अमर घबराते हुए कहता है, तुम्हें कल ही समझा दिया गया था उसको छूने से पहले 10 बार सोचना, पर लगता है तुम मेरी बात को सीरियसली लेते नहीं। विक्रांत अमर की ओर बढ़ते हुए कहता है, नहीं, आई एम रियली सॉरी, पर आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या समझता हूँ और कैसा समझता हूँ, यह सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ, तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। विक्रांत ने अमर के बाजू को पकड़ा और उसे पंछी के बेड से थोड़ा सा दूर खड़ा कर दिया। वह उस चेयर पर जहाँ पर इस वक्त अमर बैठा हुआ था, उस पर खुद जाकर बैठ गया। पंछी अमर को पलकें झपकाकर आंखों से आश्वासन देती है कि वह बिल्कुल ठीक है। अमर को भी पंछी को ठीक देखकर अच्छा लगता है। कुछ घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद जब डॉक्टर ने पंछी को ले जाने के लिए कहा, तो विक्रांत आगे बढ़ता है। पंछी 2 कदम पीछे जाते हुए बोली, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। विक्रांत ने पंछी को घूर कर देखा। कुछ पल को वो उसके चेहरे को देखता रहा। पंछी विक्रांत से जिस तरह से डर रही थी, विक्रांत के दिल को वह तकलीफ पहुंचा रहा था। पता नहीं क्या सोचकर विक्रांत ने अमर से कहा, पंछी को उसके घर छोड़ देना, सिर्फ पंछी अपने घर जाएगी, तुम नीचे से ही अपने घर के लिए निकल जाओगे।
अमर बहुत खुश हो गया था। यह सुनकर उसने झट से आगे बढ़कर कहा, जी सर, मैं पंछी को उसके अपार्टमेंट तक छोड़कर वहीं से चला जाऊंगा। इस बात से पंछी भी खुश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत इतनी आसानी से मान जाएगा। इस बात पर पंछी के चेहरे पर आई हुई खुशी देखकर एक पल को विक्रांत के दिल को भी राहत मिली। पंछी तेज कदमों के साथ अमर के कार में बैठ जाती है। विक्रांत उसकी खुशी को देख रहा था, जैसे कि मानो किसी कैद से छूटी हो। और सच भी था, वह विक्रांत की कैद से छूटकर आज़ाद हुई थी और इसलिए बहुत खुश थी। अमर गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, तू ठीक है ना? उस साइको ने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मेरे साथ जो गलत होना था वो पहले ही हो चुका, अब और क्या ही गलत होगा? पंछी खोई खोई सी विंडो से बाहर देखते हुए बोली, पंछी पूरी जिंदगी है तेरे सामने, इतना डिसपॉइंट मत हो। उसे पता था कि विक्रांत इतनी आसानी से तो पीछे नहीं हटेगा। पंछी अमर की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अमर पंछी को उसके अपार्टमेंट के पास छोड़ता है और जैसा कि विक्रांत ने कहा था, वह उसके घर न जाकर वहीं से अपने घर के लिए निकल जाता है। पंछी अपने घर आती है, सबसे पहले अपने अम्मा पापा को कॉल करती है। उनसे बात करके अपनी कुशलता बताने के बाद पंछी अपना लैपटॉप ओपन करके अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करती है और कंपनी में ईमेल कर देती है। अब वह वहाँ काम नहीं करना चाहती थी। वहाँ काम करने का अब कोई कारण भी नहीं था। वह जितनी जल्दी हो सके विक्रांत से दूर चले जाना चाहती थी, पर पंछी यह भी जानती थी कि वह यूं ही नहीं भाग सकती। विक्रांत को पता लगाते वक्त नहीं लगेगा कि पंछी कहाँ है। उसने त्रिभुवन जी से बात करने की सोच अगले दिन ऑफिस में उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करती है। विक्रांत को उम्मीद नहीं था कि पंछी आज काम पर आएगी, लेकिन पंछी बिना किसी मुस्कुराहट और उत्साह के चुपचाप अपने कैबिन में बैठे अपने काम को पूरा कर रही थी। उसने आज की मीटिंग का स्केड्यूल टेबल पर रखा और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। तभी अमर आकर बताता है, मिस माया मिलने के लिए आई है। माया का नाम सुनते ही पंछी की नज़र विक्रांत पर जाती है। विक्रांत बड़े आराम से कहता है, उसे कह दो मैं नहीं मिलना चाहता उससे। सर, आपके पापा और उनके पापा सब साथ में हैं। अमर बोला तो विक्रांत समझ चुका था कि शायद माया ने शादी तोड़ने वाली बात सबको बता दी है। ठीक है, भेजो उन्हें, कहकर वह अपने सामने के सभी फाइल्स को हटाता है और पंछी की ओर देखकर कहता है, तुम चाहो तो अंदर मेरे रेस्ट रूम में जाकर रेस्ट कर सकती हो। पंछी नामे अपनी गर्दन हिलाकर बिना कोई जवाब दिए अपना काम कर रही थी। विक्रांत चाहता था कि पंछी यहाँ से चली जाए। वह कुछ और कहता उससे पहले ही त्रिभुवन जी दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं। माया और उसके पापा साथ में ही थे। विक्रांत अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। तीनों अपनी अपनी जगह पर आकर बैठे। तभी विक्रांत भी बैठ गया। पंछी अपनी जगह से उठती है और जैसा कि उसके काम में यह शामिल था कि कोई गेस्ट अगर आता था तो उसके लिए उस टाइम के अकॉर्डिंग चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स लाना होता था। वह बाहर जाने वाली होती है कि विक्रांत कहता है, पंछी जरूरत नहीं है, तुम बैठो अपनी जगह पर। त्रिभुवन जी, माया और उसके पापा तीनों एक साथ पलटकर पंछी की ओर देखते हैं। पंछी के चेहरे पर लगी पट्टी को देखकर त्रिभुवन जी ने कहा, यह क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर? पंछी के हाथ झट से अपने बैंडेज पर जाता है। वह तुरंत बोली, कुछ नहीं सर, बस चोट लग गई थी। त्रिभुवन जी पलटकर विक्रांत की ओर देखते हैं, क्योंकि विक्रांत अपनी नज़रें छोटी करके पंछी के चेहरे पर लगाए हुए था। त्रिभुवन जी को कहीं न कहीं इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ भी पंछी के साथ हुआ है इसमें शायद विक्रांत का हाथ है। फिलहाल माया और उसके पापा उनके साथ थे, इसलिए कुछ न बोल पंछी से कहते हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। जी सर, उतना ज़्यादा भी कुछ नहीं लगा है। पंछी अपनी जगह बैठते हुए कहती है, मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर देखा, अचानक रिजाइन क्यों करना चाहती हो तुम? त्रिभुवन जी ने कहा,
तो पंछी की रेजिग्नेशन की बात सुनते ही विक्रांत के अंदर एक ज्वालामुखी फटा। पंछी फिर से उससे दूर जाना चाहती थी। वह कोल्ड नज़र से पंछी को देख रहा था कि मानो इस वक्त अगर कोई और न होता कैबिन में तो पता नहीं पंछी का क्या हाल करता। पंछी त्रिभुवन जी की तरफ देखकर कहती है, सर मैं कुछ ब्रेक लेना चाहती हूँ अपने काम से। पिछले 3 साल से मैं 24/7 काम कर रही हूँ। त्रिभुवन जी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, आई नो दिस। आज जहाँ लड़कियाँ 9 to 5 जॉब करके कहती है कि थक गई है, उस उम्र में तुमने इस कंपनी और विक्रांत के लिए अपने दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन दिए हैं। इस बार भी तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई। कहकर उन्होंने एक नज़र विक्रांत की ओर देखा। मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम जा सकती हो, लेकिन इस मंथ तो तुम्हें काम करना ही होगा ताकि तुम्हारी जगह पर एक नई पीए मिल जाए। कहते हुए उन्होंने विक्रांत की ओर इशारा किया। यह सुनते ही कि त्रिभुवन जी ने पंछी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो विक्रांत बोला, डैड वह मेरी सेक्रेटरी है और आई थिंक उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से पहले आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त भी मैं बॉस हूँ यहाँ का। कोई भी डिसीजन मैं किसी से पूछे बगैर ले सकता हूँ। और फिलहाल इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं तुमसे कुछ दूसरी बातें करने आया हूँ। माया के पापा बीच में बोलते हैं, विक्रांत शादी के लिए तुमने हाँ कहा था। यहाँ तक कि एनुअल डे की पूजा में भी तुम दोनों साथ बैठे थे। हमने अपने रिश्तेदार और दोस्तों से भी यह बात कह दी है कि तुम्हारी और माया की शादी तय हो चुकी है और तुम अब कह रहे हो कि तुम शादी नहीं करना चाहते। मैं शादी से मना करने का कारण जान सकता हूँ। विक्रांत एक नज़र पीछे देखता है। पंछी अपने सीट पर बैठे काम कर रही थी। विक्रांत ने माया की ओर देखते हुए कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता आपकी बेटी से, और क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने किसी से कह दिया या लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा तो भी शादियाँ फिक्स होने के बाद भी टूट जाती है। यहाँ तो अभी कुछ फिक्स नहीं था, सिर्फ बातें हो रही थी। विक्रांत हमारा सोशल स्टेटस दूसरों से बड़ा है, हमारी बातें जल्दी फैलती है। माया के पापा ने गुस्से से कहा, तो क्या यह बातें फैलते फैलते आप तक नहीं आती कि आपकी बेटी क्लब में पूरी पूरी रात लड़कों के बाहों में झूलती रहती है। विक्रांत भी उसी तरह जोर से कहता है। विक्रांत, त्रिभुवन जी चिल्लाते हुए बोले। विक्रांत त्रिभुवन जी की ओर देखकर दोबारा माया के पापा की ओर देखते हुए कहता है, अगर हमारे सोशल स्टेटस में लोग जल्दी अफवाहें फैलाते हैं तो क्या आपको ये अफवाह सुनाई नहीं दी थी कि आपकी बेटी एबॉर्शन करवाने के लिए अमेरिका तक पहुंच गई थी। माया उठकर खड़ी हुई और विक्रांत की ओर देखकर बोली, शादी तोड़ना चाहते थे तोड़ दो, पर मेरे कैरेक्टर पर उंगली मत उठाओ। विक्रांत मुस्कुराकर कहता है। विक्रांत सिंह हवा में बातें नहीं करता, जो कह रहा हूँ सब सबूत के साथ साबित कर सकता हूँ। कहो, दिखाओ सबूत। माया अपने पापा और त्रिभुवन जी की ओर देखकर अपनी गर्दन झुका लेती है। माया के पापा बोले, विक्रांत शादी के लिए तुमने हाँ कहा था। बिल्कुल, मैं सोच रहा था, फिर मुझे लगा कि मैं किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करके कैसे खुश रह सकता हूँ, और इसलिए मैंने मना कर दिया। विक्रांत ने बड़े आराम से कहा। माया के पापा गुस्से से कैबिन से बाहर चले जाते हैं। माया विक्रांत को देखते हुए कहती है, भूलूंगी नहीं मैं अपनी बेइज्जती को, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसका अगर बदला ना लिया तो मेरा नाम भी माया नहीं। विक्रांत मुस्कुराकर कहता है, सस्ती चीज़ों का शौक़ भी नहीं है मुझे, और महंगी चीज़ भी मैं वही लेता हूँ जो मुझे पसंद आती है, और तुमसे दुश्मनी मुझे बहुत पसंद आई। कहकर उसने अपनी आई ब्लिंक कर दी। त्रिभुवन जी अपने बेटे की इस बर्ताव को जानते थे। पंछी भी विक्रांत के इस रवैये से वाकिफ थी। माया विक्रांत के इस तरह से जवाब देने पर गुस्से से अपने पैर पटकते हुए बाहर चली गई। माया के बाहर जाते ही विक्रांत त्रिभुवन जी से कहता है, आपने पंछी के रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट किया है
उसे कैंसिल कीजिए। विक्रांत उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। उसके पापा का ऑपरेशन हुआ है और कुछ वक्त अपने पापा के साथ बिताना चाहती है। डैड, ये आपने मुझे पहले भी कहा है। हाँ, और इसके बावजूद तुम खुद जाकर उसे वहाँ से ले आए यहाँ पर। त्रिभुवन जी भी जवाब देते हुए कहते हैं, उसके बगैर काम नहीं हो पाता। मेरे लिए पीए के बगैर काम करना मुश्किल है। आपको मेरा हेल्थ इश्यू पता है। कुछ दिनों पहले ही त्रिभुवन जी को यह पता चल चुका था कि विक्रांत अपने आप को जानबूझकर बीमार करता है ताकि वह पंछी को अपने करीब रख सके। त्रिभुवन जी विक्रांत की बात पर सहमति जताते हुए बोले, इसलिए मैंने उसे 1 महीने यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए कहा है। तुम्हारे लिए नई पिया आ जाएगी। पंछी उसे सब कुछ समझा देगी और वह पंछी की जगह ले लेगी। आपको लगता है कि किसी लड़की में इतनी हिम्मत है कि इस ऑफिस में पंछी की जगह ले सके? विक्रांत गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है। पंछी बैठी दोनों बाप बेटे की बात को सुनकर भी अनसुना करते हुए फाइल में कुछ लिखती जा रही थी। लिखने में उसका ध्यान तो नहीं था, उसका ध्यान उन दोनों की बातों पर था। उसे डर लग रहा था कहीं विक्रांत इस एप्लीकेशन को कैंसिल न करते। त्रिभुवन जी थोड़ी तेज आवाज़ में बोले, मैं बॉस हूँ और मुझे लगता है एक एम्प्लॉय अगर इस कंपनी को छोड़ना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए, और फिर एक ढूंढो तो 1000 मिल जाएंगे। डैड, आपकी पीए आपको 1000 मिल सकती होगी, मुझे पंछी नहीं मिलेगी। वह इस दुनिया में इकलौती है और यह इस ऑफिस से बाहर ही जाएगी। विक्रांत हार मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, 2 महीने की छुट्टी देता हूँ उसे, और मुझसे वादा करो 2 महीने से पहले तुम उसे ऑफिस में नहीं बुलाओगे। त्रिभुवन जी अपनी नई सलाह देते हैं। डैड, आप जानते हैं इट्स इम्पॉसिबल। विक्रांत की बात का त्रिभुवन जी पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी बात को जैसे कि तैसे फिर से रखा। अब तुम सोचो क्या करना है। या तो 1 महीने के बाद पंछी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, या फिर उसे 2 महीने की छुट्टी देकर उसे इस काम और अपने दिए गए प्रेशर से आज़ाद करोगे। 2 महीने तक वह सिर्फ अपने माँ बाप की बेटी बनकर रहेगी। विक्रांत सोच में पड़ जाता है और कुछ पल को पंछी को देख फिर त्रिभुवन जी को देखने के बाद पंछी की ओर देखता है। ठीक है, 2 महीने के लिए पंछी अपने मम्मी पापा के पास जाएगी, लेकिन 2 महीने बाद उसे ऑफिस लौटना होगा। लेकिन आप उसका रेजिग्नेशन कैंसिल कीजिए। त्रिभुवन जी विक्रांत के पास से उठते हैं और पंछी के टेबल के पास जाकर बैठते हुए कहते हैं, अभी क्या बात हुई? तुमने सब सुना। मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगा, जब नौकरी अच्छी है, छोड़ने से अच्छा है कुछ दिन के लिए आज़ाद हो जाओ। मैं तुम्हें 6 महीने की छुट्टी दे रहा हूँ। 6 महीने तुम अपनी मम्मी पापा के पास रह सकती हो और यह एक पे लीव है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिलती रहेगी। इसके बदले में 6 महीने बाद तुम्हें आकर यहाँ पर फिर से काम शुरू करना है। विक्रांत गुस्से से अपने चेयर से खड़े होते हुए बोला, डैड, आपने 2 महीना बोला था, पर मुझे लगता है कि ये बहुत कम समय होगा। 3 साल से दूर रही है माँ बाप से, कभी 2 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ली उनसे मिलने के लिए, बेटी के लिए, अपने परिवार के पास रहने के लिए। उसे इतना वक्त मिलना चाहिए तो यहाँ की बुरी याद को भूलकर नई उम्मीद के साथ यहाँ आएगी। और मैं उम्मीद रखूँगा जब ये यहाँ काम करने के लिए आएगी तो पिछला कुछ भी ना तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए और ना ही पंछी तुम्हारे दिमाग में। एक नई शुरुआत करते हैं, 2 अनजान लोगों की तरह मिलो और काम शुरू करो। त्रिभुवन जी की बातों से पंछी ने अंदाज़ा लगाया कि शायद त्रिभुवन जी उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अपने टेबल पर मौजूद पेन होल्डर को विक्रांत हाथ में उठाकर टेबल पर पटकते हुए बोला, डैड, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। त्रिभुवन जी पर विक्रांत की इस गुस्से का कोई असर ही ना हुआ हो। वह आराम से विक्रांत को देखते हुए बोले, यह गुस्सा, ये जुनून तुम्हारे बाप होने के नाते तुमसे 2 गुना है मुझ में। क्या सोचते हो मुझे नहीं पता कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे हो? आज इस बच्ची के चेहरे पर यह निशान देखकर मैं समझ गया कि यह यूं ही नहीं लगा होगा।
यह तुम्हारी दी हुई निशानी होगी। विक्रांत शर्म से अपने सर को झुका लेता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जान की परवाह न कर तुम्हें बचाया। आज जो यह सांसें ले रहे हो ना तुम, यह सब इसकी दी हुई है। कार के साथ आज तुम भी डूब गए होते। ड्राइवर भाग गया था कार छोड़कर। अगर यह भी भाग जाती तो तुम आज यहाँ ना होते। और उस दिन तुमने मुझे डराने के लिए स्लीपिंग पिल्स खाए थी, क्या ये मैं नहीं जानता? विक्रांत शर्मिंदगी से अपने सर को झुकाए हुए था। उसे पता था उसके पापा ने यह बात पता कर ली होगी कि उसने स्लीपिंग पिल्स उतनी क्वांटिटी में नहीं लिया था जिससे उसकी जान चली जाती। त्रिभुवन जी ने कहा, नई पीए का नाम बेला है। बेला कल से तुम्हें ज्वाइन कर लेगी। उससे काम कैसे करना है, 1 महीने के लिए तुम ट्रेंड करो और उसके बाद 6 महीने के लिए अपने पापा के पास चले जाओ। विक्रांत अपने चेयर पर बैठा उन दोनों को देख रहा था। त्रिभुवन जी ने कहा, वहाँ से तुम्हें फिर से यहाँ पर लौटना है, पर इस बार विक्रांत की पीए बनकर नहीं, तुम्हारा डिपार्टमेंट और ब्रांच बदल दिया जाएगा और उम्मीद है कि वहाँ तुम खुशी खुशी काम कर पाओगी। पंछी बहुत खुश थी। जॉब करना हमेशा उसका सपना रहा था। 6 महीने की छुट्टी यानी कि सैलरी के साथ उसे अपने मम्मी पापा के पास रहने को मिल रहा था। साथ में आने पर उसे विक्रांत से दूर किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता। ये त्रिभुवन जी ने कहा है तो विक्रांत की भी हिम्मत अपने पापा के खिलाफ जाने की नहीं होती। पंछी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोली, जी सर, मैं बेला को सब समझा दूंगी। त्रिभुवन जी विक्रांत को घूरते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। त्रिभुवन जी के जाते ही विक्रांत पंछी की तरफ बढ़ता है। विक्रांत को अपनी तरफ आते देख पंछी अपनी कुर्सी से उठ जाती है। विक्रांत उसके पास खड़ा होकर कुछ पल के लिए उसे देखता है। बेइंतहा गुस्सा और घमंड उसके चेहरे पर झलक रहा था, पर कुछ ही पल पंछी के चेहरे को घूरकर देखने के बाद उसके चेहरे से ये भाव जाने कहाँ गायब हो गई। पंछी को आई चोट विक्रांत के दिल को तकलीफ दे रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ पर पंछी को डांटने और थप्पड़ मारने आया था, फिर यहाँ आकर रुक क्यों गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो रहे थे। प्यार का तो नामो निशान नहीं था पंछी के चेहरे पर, और वही हाल विक्रांत का भी था। पंछी अपनी गर्दन झुका लेती है। विक्रांत की नज़र उसके चेहरे की पट्टी पर जाती है और वह धीरे शब्दों में कहता है, तुम बेशक उस बेला को अपना काम सिखा सकती हो, पर यह याद रखना वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी। इस दुनिया में दूसरी कोई लड़की नहीं बनी जो पंछी की जगह ले पाए। पंछी जो कि इस वक्त गर्दन झुकाकर खड़ी थी, अपने सर और नज़रें ऊपर करके विक्रांत की ओर देखती है, पर सामने विक्रांत उसे ना देख वापस अपनी कुर्सी की ओर जा रहा था। पंछी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है कि तभी विक्रांत की कैबिन का डोर नॉक हुआ। अमर अंदर आया और एक पेन ड्राइव विक्रांत को देते हुए बोला, आपने मंगवाया था सर। विक्रांत ने पेन ड्राइव लिया और अपने लैपटॉप में कनेक्ट करने लगा। अमर कैबिन से निकलने से पहले पंछी से कहता है, तुम लंच टाइम में बाहर आ सकती हो। आज कैसे नहीं आऊँगी? ठीक है, फिर आज छत पर मिलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। यह बातें वह धीरे धीरे बोल रहा था, पर विक्रांत के तेज कान यह बात सुन चुके थे और वह अपने आप में कहता है, ये दोनों छत पर अकेले क्यों मिलना चाहते हैं? मतलब जो मैं सोच रहा था वह सच है। विक्रांत अपने हाथ में लगी घड़ी देखता है। लंच टाइम में अभी 5 मिनट बाकी था। वह अमर से कहता है, आई थिंक तुम्हें चले जाना चाहिए, मैं भी लंच कर लूँगा। विक्रांत हाथ साफ करने के लिए वॉशरूम की ओर चला जाता है। उसने पलटकर देखा, अमर जाते हुए मुस्कुराकर थम्स अप का इशारा करता है। उन दोनों की आंख मिचौली को देखकर विक्रांत अंदर ही अंदर जल चुका था। यह मुस्कुराहट जो अभी पंछी के चेहरे पर थी उसकी वजह से क्यों नहीं आ रही है? पंछी के चेहरे पर कितना टेंशन रहता है जब वो विक्रांत के साथ काम करती है। वो आईने में अपने आप को देखकर बोला, अमर से ज़्यादा हैंडसम हूँ, अमर से ज़्यादा पैसे वाला, लेकिन जो खुशी उसे अमर के साथ मिलती है वो उसको मेरे साथ क्यों नहीं मिलती? अपने हाथ को धोकर जब बाहर आया, पंछी पूरा खाना टेबल पर लगा चुकी थी। आप लंच कर लीजिए,
मैं भी अपना लंच करने जा रही हूँ। तुम भी यही खाती हो ना? विक्रांत अपने खाने को घूरते हुए बोला। जी सर, पर मैं आज बाहर खाना चाहती हूँ। क्यों? विक्रांत ने पंछी को देखा। सर, मैं और अमर साथ में लंच करने वाले हैं। पंछी झूठ नहीं कहना चाहती थी। उसने सोचा अगर अमर के साथ जा रही है तो झूठ क्यों बोले। विक्रांत ने एक हाथ डाइनिंग टेबल पर मारा और पूरा खाना टेबल के नीचे जा गिरा। जाओ सर, आई सेड ऑट, विक्रम चीखते हुए बोला। पंछी झट से अपने लंच बॉक्स उठाती है और साथ में एक छोटा सा बैग उसे भी साथ उठाती है और कैबिन से बाहर निकल जाती है। बाहर जाते ही सामने प्यून बैठा हुआ था। उसने उसे अंदर साफ सफाई करने के लिए कहकर छत की ओर निकल गई। यहाँ विक्रांत गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने अपने कैबिन की ओर देखा, टेबल की ओर देखा और कैबिन के रेस्ट रूम की ओर जाता है। उसमें छोटा सा लॉकर था। वो उसे खोलता है। उसमें से एक गन बाहर निकालता है। उस गन को उसने अपने पैंट में छुपाया और छत की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में इस वक्त मरने मारने पर उतरने वाली आग थी। वो तेज कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ा और कुछ देर बाद लिफ्ट लास्ट फ्लोर पर जाकर रुक जाती है। विक्रांत छत पर गया और दबे कदमों से अंदर की ओर आता है। पंछी वहाँ एक थाली के अंदर दिया जला रही थी। विक्रांत कोने में रुककर पंछी को देख रहा था कि तभी सीढ़ियों से अमर ऊपर आया। उसके हाथ में एक पैकेट था। पंछी को देखते ही अमर उसके सामने जाकर बैठ गया। पंछी ने मुस्कुराकर अमर की ओर देखा और थाली जिसमें उसने अभी दिया जलाया था वह हाथ में लेने लगी। अमर उसके माथे पर मारते हुए कहता है, सर पर दुपट्टा नहीं तो कम से कम अपना स्कार्फ तो ले लो। पंछी मुस्कुराकर अपने गले के स्कार्फ को खोलती है और उसे अपने सर पर रखकर अमर को तिलक लगाकर आरती उतारती है। अमर ने अपने हाथ आगे कर दिया। पंछी उस थाली में रखे हुए एक लाल धागों में बनी राखी को अमर के हाथों में बांधने लगती है। राखी बांधने के बाद उसने उस प्लेट में से मिठाई लेकर अमर को खिलाई। अमर भी उस प्लेट में से दूसरी मिठाई का टुकड़ा लेकर पंछी को खिला देता है। सच में यार, आज के दिन छुट्टी मिलनी चाहिए थी। पंछी मुंह बनाते हुए बोले, पर हमारा खरोश बॉस हमें छुट्टी नहीं देगा ना। अमर बोला, चलो अब मेरा गिफ्ट निकालो। अमर मुस्कुराकर और पैकेट जो अपने साथ लेकर आया था वो पंछी को दे देता है। पंछी पैकेट खोलकर देखती है। उसमें एक हरे रंग का राजस्थानी दुपट्टा था जिस पर धागे और शीशे का बहुत खूबसूरत काम किया गया था। उसने दुपट्टे को पूरी तरह से खोला और खड़ी होते हुए बोली, यह बहुत खूबसूरत है। मुझे पता है, मैंने उस दिन तुम्हें उस दुकान में देखते हुए देखा था। पंछी उसे अपने सर पर रखते हुए कहती है, कैसा लग रहा है? अमर प्यार से उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा है, तू हमेशा ही अच्छी लगती है और ऐसे ही खुश रहा कर। पंछी बैठी और अमर का हाथ पकड़कर खींचकर उसे भी बैठाया और बोली, तुम्हें पता है मुझे 6 मंथ का छुट्टी मिला? सच में? अमर ने हैरानी से पूछा। हाँ, और बड़े सर ने कहा है कि जब मैं यहाँ वापस आऊँगी तो मेरा डिपार्टमेंट और ब्रांच दोनों बदल देंगे। अमर खुश होता हुआ खड़ा होकर बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। पंछी अपने दोनों हाथों को अपने दोनों गालों पर रखते हुए कहती है, मैं खुद मम्मी पापा के पास रहने के नाम पर इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। फाइनली मैं 3 साल बाद 2 दिन से ज़्यादा अपनी मम्मी पापा के पास रह पाऊँगी। अमर अफसोस जताते हुए बोला, हाँ, तुझे कभी छुट्टी नहीं मिली। दोनों ने लंच किया। पंछी जल्दी जल्दी उस प्लेट की चीज़ों को एक बॉक्स में पैक करती है, दुपट्टे को मोड़कर कैरी बैग में डालती है और अमर के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। यह सब कुछ विक्रांत कोने में खड़े देख रहा था। छुट्टी के नाम पर पंछी का खुश होना, अपने माँ पापा के पास रहने के नाम पर जो उसकी आंखों में चमक आई थी, उस चमक को देखकर विक्रांत भी बहुत खुश लग रहा था। ऐसी पंछी 7 महीने पहले भी थी, बिल्कुल ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पटर पटर करती रहती। लेकिन विक्रांत उसकी मासूमियत को छीन रहा था। उसके डर से वो बोलना, हंसना,
सब भूल चुकी थी। विक्रांत को एहसास हुआ कि मुझसे दूर जाने पर कितनी खुश हो रही हो तुम, और तुम क्या सोच रही हो कि ऐसे ही जाने दूंगा? मुझे नींद कैसे आएगी अगर तुम्हें यह लगता है कि 6 महीने के लिए मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा और यहाँ खुद अकेले रहूँगा। स्लीपिंग पिल्स, गलत सोच रही हो। मैं 6 महीने क्या, 6 दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। चाहे रोके या ज़बरदस्ती, तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा। गलती तुम्हारी थी, तुमने अपनी आदत लगाई ही क्यों मुझे? वो मुस्कुराकर नीचे आ जाता है। पंछी विक्रांत के कैबिन में बैठे अपना काम कर रही थी, जबकि विक्रांत भी आज पंछी को परेशान किए बगैर अपने काम में मसरूफ था। विक्रांत कल छत पर पंछी को अमर के साथ खुश देखकर अमर से और ज़्यादा जलने लगा था। उसे इनसिक्योरिटी तो नहीं थी कि पंछी और अमर के बीच में कुछ गलत है, लेकिन वह इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट था कि पंछी अमर के साथ कितना खुश और खुलकर रहती है, जबकि विक्रांत के सामने आते ही वह एक गंभीरता की चादर ओढ़ लेती है। वह अभी बीच बीच में पंछी को देख रहा था। चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए पंछी अपने लैपटॉप में और अपने फाइल्स में घुसी हुई थी। समय समय पर उसके मोबाइल का अलार्म बजता और वह अपनी मीटिंग्स अपना स्केड्यूल के हिसाब से अपनी रूटीन को विक्रांत के सामने आकर दिया करती। विक्रांत आज कुछ सोचकर आया था। उसने अपने टेबल की एक ड्रॉअर को खोला। वहाँ पर एक पैकेट था। उसने वह पैकेट खोला और उसे हाथ में लेते ही अपने मुंह में डाल लिया। वह मुस्कुराकर पंछी की ओर देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसे खांसी आने लगी। पंछी उठती है और पानी का गिलास, जो कि अभी विक्रांत के टेबल पर था, पर विक्रांत खुद लेकर नहीं पी रहा था, वह गिलास उठाकर विक्रांत के करीब रख देती है। विक्रांत अभी भी खुद पानी नहीं पी रहा था, बल्कि एक हाथ सीने पर रखे दूसरे हाथ से अपने मुंह को दबाकर खांसे जा रहा था। उसकी आंखों से आ रहे पानी को देखकर पंछी ने झट से गिलास उठाया और विक्रांत के हाथों को हटाकर गिलास उसके मुंह से लगा दिया। यह पंछी की इंसानियत थी या विक्रांत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कि इतना होने के बाद भी वह उसे तकलीफ में देखकर उसके पास आ जाती थी। विक्रांत पंछी की आंखों में झांकता हुआ एक एक घूंट करके पानी पी रहा था। पंछी की नज़र भी विक्रांत की आंखों में ही थी, जो कि इस वक्त खून की तरह लाल हो चुका था। फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। पानी का गिलास खत्म होते ही कैबिन का डोर नॉक हुआ। विक्रांत को कुछ न बोलता देख पंछी ने कहा, प्लीज़ कम इन। दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। 23 से 24 साल उम्र होगी। ऑफिस के फॉर्मल कपड़ों में भी अपने बालों को ऊपर बांधे हुए वो लड़की काफ़ी स्मार्ट नज़र आ रही थी। पंछी को अपनी तरफ देखते हुए देखकर उसने कहा, हेलो, आई एम बेला डिसूजा। बेला नाम सुनते ही पंछी को याद आया कि वह लड़की है जिसे विक्रांत की नई पीए बनाने के लिए त्रिभुवन जी ने कहा था। विक्रांत बेला को बस घूर कर देख रहा था। उसने अब तक उसके हेलो का कोई जवाब नहीं दिया था। बेला थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत इस तरह से घूरने लगेगा। पंछी ने विक्रांत की ओर देखा, जो कि अपने लाल आंखों से बेला को ऐसे देख रहा था मानो अभी जलाकर राख कर देगा। पंछी बोली, मैं तुम्हें तुम्हारा सीट दिखाती हूँ। जैसे ही पंछी बेला को लेकर अपने सीट की तरफ बढ़ी, विक्रांत अपनी हथेली टेबल पर मारते हुए बोला, अमर के कैबिन में शिफ्ट करो इसे। पंछी और बेला दोनों पलटकर विक्रांत की ओर देखती है। बेला तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। पंछी ने अपने बात को संभालते हुए कहा, सर, इसे आपके नए पीए के लिए सर ने कहा था। आई सेड इसे अमर के कैबिन में शिफ्ट करो। विक्रांत ने एक एक बात को अलग अलग करके कहा था। बेला की नज़र झुक गई। पहले ही दिन उसके साथ इतना इंसल्टिंग होगा उसे पता नहीं था। पंछी अपनी गर्दन झुकाकर यस सर बोलती है और फिर बेला की तरफ देखती है। उस बेचारी की हालत भी पंछी की तरह ही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पंछी ने बेला को बाहर की तरफ चलने का इशारा किया। वो बेला को लेकर बाहर आई। तुम बुरा मत मानना, सर थोड़े गुस्सैल है, पंछी बोली।
बाहर आते ही बेला ने मानो चैन की गहरी सांस लेकर बोली, गुस्सैल है। ही इज़ नॉट गुस्सैल, ही इज़ अ साइको टाइप मैन। साइको नाम सुनते ही पंछी के चलते कदम रुक गए। कितनी जल्दी पहचान लिया तुमने उन्हें। मैं ही क्यों नहीं पहचान पाई। अगर शुरू में ही पहचान जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, वो मन में बोली। पंछी बेला को लेकर अमर के कैबिन की ओर बढ़ जाती है। पंछी ने अमर का इंट्रोडक्शन बेला से करवा दिया था और विक्रांत की बातें भी बता रही थी। अमर बेला की ओर देखकर मुस्कुराकर कहता है, हमारे बॉस थोड़े से गर्म मिजाज के हैं, हमें उनके टेम्पर के हिसाब से काम करना पड़ता है। बेला ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। पंछी वापस अपने कैबिन में आती है। पंछी को बिना डोर नॉक किए अंदर आने की इजाज़त थी। वह जैसे ही कैबिन में पहुंची तो विक्रांत को देखकर हैरान रह गई। विक्रांत अपने हाथों को टेबल पर फैलाकर सर को उस टेबल के सहारे टेक कर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। पंछी दौड़कर विक्रांत के टेबल तक पहुंची और विक्रांत को कंधे से पकड़कर सीधा करके बोली, सर आप ठीक है। विक्रांत के चेहरे पर फिर से वही लाल रैसेज आने लगे थे जो अक्सर उसे आ जाया करता था। पंछी ने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, सर ओपन योर आइज प्लीज़ सर, अपनी आंखें खोलिए। विक्रांत अपनी आंखें खोलता है और पंछी को देखकर मुस्कुराता है। आपको फिर से वही रैसेज आ रहे हैं। पंछी अपना फ़ोन उठाती है और डॉक्टर को कॉल करती है। विक्रांत मुस्कुराते हुए पंछी की ओर देख रहा था, मानो जैसे जो चाहता था उसे वही मिल रहा हो, और वह चाहता भी तो यही था, पंछी का अटेंशन। अब विक्रांत को ये पता था कि 2 दिन तक पंछी उससे दूर नहीं जानी है। उसने अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। पंछी झट से उसके हाथों को थामते हुए बोली, डॉक्टर को कॉल कर दिया है और बस आते ही होंगे। विक्रांत कुछ न बोल पंछी के हाथ को कसकर पकड़े हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। पंछी विक्रांत को अपने कंधे का सहारा देकर उसे रेस्टरूम में ले जाने में हेल्प करती है। बिस्तर पर उसे बैठाने के बाद उसने उसके जूते खोले, उसके पैरों से उसके मोजों को अलग किया और उसके कोट के बटन को खोलकर उसके कोट को भी खोल देती है। विक्रांत अपनी सांसों को खींचते हुए पंछी को ही देख रहा था। बीमार हो जाने की घबराहट उसके चेहरे पर जरा भी नहीं थी, और होता भी कैसे, वो जानबूझकर बीमार हुआ था। अमर त्रिभुवन जी को फ़ोन करके बताया कि विक्रांत की तबीयत खराब हो गई है। उसके शरीर पर फिर से रैसेज आ गए हैं और उसे हाई फीवर है। त्रिभुवन जी, जो कि इस वक्त अपनी कैबिन में बैठे अपना काम कर रहे थे, गुस्से से टेबल पर हाथ पटकते हुए बोले, विक्रांत विक्रांत, क्या करूं मैं तुम्हारा, पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारे चक्कर में। उस बच्ची को कितना सताओगे तुम। त्रिभुवन जी विक्रांत की कैबिन की ओर जाते हैं। विक्रांत के कैबिन में आकर उन्होंने उसके टेबल का एक एक ड्रॉ खोलकर देखा और फिर उनकी नज़र एक पैकेट पर गई। उन्होंने उसको खोलकर देखा। उसमें अभी मूंगफली के कुछ दाने बचे हुए थे। मूंगफली के उस पैकेट को देखकर त्रिभुवन जी ने जोर से ज़मीन पर पटक दिया और विक्रांत के रेस्ट रूम की ओर बढ़ गए। विक्रांत को मूंगफली से एलर्जी है, यह बात सिर्फ उसके घर के लोगों को ही पता था। डॉक्टर ने बहुत ही स्ट्रिक्टली इस बात के लिए मना किया था। यह बात वह किसी और के सामने नहीं कर सकते थे, खास करके पंछी के सामने तो यह बात जाहिर ही नहीं करनी थी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारे कमेंट्स और लाइक कीजिए ताकि मेरे वीडियो का रीच बढ़े, क्योंकि अभी आप लोग ज़्यादा लाइक और कमेंट नहीं करते। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।